जय हिंद दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पॉलिटी का वन लाइनर सवाल को हम लोग कवर कर लिए थे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा भी किया था कि दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीवियस ईयर के सवालों को मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और वो सवाल हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं बिना विलंब किए हुए मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। जो लोग चैनल पर नए जुड़ें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा ये श्रृंखला जो है वो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल आपके सामने दे रखा है दोस्तों, ये सवाल देखिए, SSC ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 का सवाल है दोस्तों, सेकंड पाली का। तो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि दोस्तों, अगर इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं तो भारत का वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा में है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो है वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित हैं। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसकी मैं आपको व्याख्या करना चाहूँगा। जैसे पहला उपबंध ये है दोस्तों कि संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा उपबंध जैसे इसमें ये बताया गया है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा ये बताया गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा ये बताया गया है दोस्तों कि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पाँचवा ये बताया गया दोस्तों प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवां बताया गया दोस्तों प्रांतीय विधानमंडल। सातवां बताया गया दोस्तों केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और आठवां है दोस्तों फेडरल न्याय की स्थापना इत्यादि की चर्चा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो संविधान के ऊपर, जो भारत का हमारा संविधान है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया दोस्तों USA के संविधान का प्रभाव माना जाता है, कि सोवियत रूस का संविधान का प्रभाव है, कि ब्रिटिश संविधान का है, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी पिछले सवालों में मैंने आपको बताया कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा का बहुत कुछ पार्ट जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3, बहुत बड़ी होती है संख्या दोस्तों, 2/3 जो एलिमेंट्स हैं उसको वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों, तीसरे सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो तीसरा सवाल आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, मतलब शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया दोस्तों अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा है ऑप्शन दृढ़ राज्य, तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता और चौथा ऑप्शन है सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो दोस्तों, शासन की अगर इसकी मैं व्याख्या थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो एकात्मक पद्धति क्या होती है दोस्तों। तो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है, मतलब जो केंद्र होता है वो वही सब कुछ होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ प्रदान करता है, सुदृढ़ता देता है, उसको कठोर बनाता है। कठोर का मतलब यूँ कहें कि दृढ़ बनाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो शासन की एकात्मक पद्धति राज्य को क्या बनाती है, दृढ़ राज्य बनाती है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ यह है कि उससे दृढ़ राज्य का निर्माण होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी सवाल लिए हैं कहीं ना कहीं वो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो सवाल हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और आने वाले समय में दोस्तों आपकी NTPC का देखिए, अभी हमने वीडियो डाल दिया है बना के, उसको आप देख लीजिएगा।
और NTPC की वैकेंसी आने वाली, ग्रुप डी की आने वाली दोस्तों, कुछ लोगों का SSC CGL का होगा दोस्तों, और इधर आपका UPP फिर से आने वाली है दोस्तों, UPSI की वैकेंसी आने वाली है। तो सबके एग्ज़ाम के पॉइंट, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये महत्वपूर्ण जो है हमने पोर्शन को उठाया दोस्तों। पॉलिटी है दोस्तों, ऐसे मैं हिस्ट्री की भी लेके आऊँगा दोस्तों, ऐसे ही मैं जो है कि ज्योग्राफी की लेके आऊँगा दोस्तों, रीजनिंग हमारा रहेगा ही रहेगा दोस्तों, साथ ही साथ हम मैथ पर भी थोड़ी बहुत चर्चाएँ आपसे करते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा। आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है दोस्तों, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई और अगर आपको इशू इसमें समझ में आता है दोस्तों तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 5वें सवाल की ओर। कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। क्या कह रहा है सवाल, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन है। मैं जरा ऑप्शन पर गौर कर रहा था दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा नामित, दूसरा दे रहा है दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, और चौथा दे रहा है दोस्तों गवर्नर जनरल द्वारा नामित। दोस्तों ये SSC CPO परीक्षा 2015 का सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा इसका टर्म थोड़े से क्रिटिकल दे दिया गया है। तो दोस्तों अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ, इसका पहली बात तो ऑप्शन दोस्तों आप बता सकते हैं कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होता है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होता है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन होते हैं, तो विभिन्न प्रांतों के सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूँ दोस्तों, तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। और इसमें एक बात और होती है दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन हुआ। वो गठन कब हुआ दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो अगर बात आ गई है तो उसको भी जान लेते हैं हम लोग। दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, तथा दोस्तों ध्यान रखिएगा जो इसमें बचे हुए 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो टोटल मिलाकर के दोस्तों 389 सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। इसका गठन दोस्तों जो किया गया था 1946 में दिसंबर में किया गया था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों, ये देखिए SSC से CHSL 10+2 की परीक्षा है, 2014 का सवाल है दोस्तों। कह रहा है भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कह रहा है भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कितने सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपसे होगा, पहला ऑप्शन दिया है 296, दूसरा दिया है 313, तीसरा दिया है 318 और चौथा दिया है दोस्तों 316। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा दोस्तों 296 सदस्य थे। कितने थे भैया, 296। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है CPSI का सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया। ऑप्शन आपको दे रखा है तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, कि आयरिश संविधान से लिया गया है, कि जापानी संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगले सवाल की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 1922, 1923, 1921, 1920। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन बड़ा खतरनाक बना दिया है, 20, 21, 22 और 23, सब 1920, 21, 22 और 23 है। तो जहाँ पर ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर संभावनाएं जो तुक्का मारने वाली होती है वो एकदम ना के बराबर हो जाती है। एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आपको डाटा पता है तो आप उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा ऐसे सवालों में आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921। 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था।
अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं दोस्तों, तो कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। और अगर मैं कहूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक वाइट थे। 1921 से लेकर 1925 तक थे। लेकिन इसके जो दूसरे अध्यक्ष थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनके भी ये जानना जरूरी है, वो स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, जो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। तो दोस्तों नाम को भी याद रखिएगा, डेट और सन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दोस्तों। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर यह संविधान सभा बनाई गई थी। तो दोस्तों इसमें अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई, इनके प्रस्तावों पर बनाई गई। और कब बनाई गई दोस्तों? वर्ष 1946 में। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। अगर कोई पूछे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, क्यों ज़रूरत थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण के लिए किया गया था। जो पॉलिटी को विस्तृत रूप में पढ़े होंगे उनको सारी बातें अच्छे से पता होंगी। मैं आपको हर सवाल पर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं उससे रिलेटेड मैं कर रहा हूं, ताकि उसके आसपास के बनने वाले सभी सवालों को कवर किया जा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे सवाल नंबर 10 की बात अगर किया जाए, तो सवाल नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? कौन सा पद भैया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग CAG नामक पद का सुझाव किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो कह रहा है ऑप्शन 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, फिर कह रहा है 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 का अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत कैग नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। अब यहाँ एक सवाल और बनेगा, अगर मैं कहूँ कि नियुक्ति किस अधिनियम के तहत पद का सुझाव दिया गया, तो आप कहेंगे सर 1919 अधिनियम। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता कौन है, किसको अधिकार दिया गया था करने का, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत सरकार का जो सचिव होता है दोस्तों, भारत सरकार का जो सचिव होता है, सचिव को इसका अधिकार दिया गया है। भारत सरकार के सचिव को इसका अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये अपमानजनक शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, तो मैं इसे काटूंगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगर मैं और सब लोगों की बात करूं दोस्तों, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि दिसंबर में 11 तारीख को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगर कोई पूछता है दोस्तों, यहाँ पर दोनों सवाल बना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति भी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 3 सवाल आपके बन रहे हैं और ये चौथा सवाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये देखिए SSC टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया था, फिर यही सवाल दोबारा SSC में CGL में Tier 1 2011 में पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, इसी बात को आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने पिछले सवाल की व्याख्या जो आपको बताई थी, तो उसी से आप इस सवाल को कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया M.A. जिन्ना और चौथा दिया है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो अभी हमने देखा कौन, भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
जब अगर अस्थाई अस्थाई अगर ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस सवाल को और हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए। तो इस टाइप के सवाल भी कहीं ना कहीं एसएससी ने पूछ लिया है। क्या कह रहा है दोस्तों इस सवाल में? कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी करता है। लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता है, लोकतांत्रिक समाज। देखिए यहाँ पर शब्द का ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक रूप की चर्चा नहीं करता बल्कि लोकतांत्रिक समाज की चर्चा कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है, मतलब भरा हुआ है। किसकी विचारधारा से भरा हुआ है? क्या न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, क्या चारों से भरा है? या आप अपने ऑप्शन के मुताबिक देख लीजिए। तो भैया जो हमारा जो भारतीय संविधान है, जो लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, इसकी विचारधारा क्या है? किस चीज़ से, किस विचारधारा से भरा हुआ है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारतीय संविधान है वो न्याय की भी बात करता है, स्वतंत्रता से भी भरा है, समानता का भी अधिकार दिया है, भाईचारा प्रेम व्यवहार बना रहे, इस पर भी वो बराबर ध्यान देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, उसका क्या रीजन है, उसकी विचारधारा कैसी है? तो भैया न्यायिक भी है, स्वतंत्रात्मक भी है, समानता भी है और भाईचारा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा। अगला अगर सवाल की मैं बात करूँ दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? स्वतः उदारीकरण का है कि प्रवृत्ति तथा बर्ताव का है कि सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का है कि धार्मिक रूढ़वादिता का है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का यह द्योतक है। ठीक है दोस्तों, इसके विस्तृत अर्थ में अगर सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसी के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15 है, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई? दोस्तों शब्द का विशेष ध्यान रखना, किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ऑप्शन दिया दोस्तों लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। कारण क्या है दोस्तों? अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी तो आपको पता होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो चैनल पर नए जुड़े हों दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस के साथ अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। इसके अगली श्रृंखला को मैं दोस्तों आपके सामने कल पेश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।